तो अब 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आप जो है खास कार्यक्रम देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन का, जिसमें कि खास मेहमान राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल भारत में हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और अलग अलग पहलुओं को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे थे, चुनौतियां थी, उनको किस हद तक सुलझा पाए हैं। हम कहा यह भी जा रहा है कि एक ये बड़ी कामयाबी के तौर पर ये गुजरा है दौरा, जिसमें कि न्यूक्लियर डील जो अब तक ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया था, अब जो है वो उस पर काम आगे बढ़ पाएगा। और इस बीच ब्रेक से पहले हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि क्या वाकई अब ये वो वक्त आ गया है जब हम ये कहें कि अमेरिका के करीबी सहयोगी के तौर पर दुनिया भर में हम जाने जाएंगे। क्या वो वक्त सही है? और ये महत्वपूर्ण है देखना कि क्या वाकई इसके जो फायदे हैं अपने अमेरिका के साथ देखे जाने के, इसके नुकसान क्या है, इसका डाउन साइड क्या है, और क्या विचारधारा के स्तर पर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम विचारधारा के स्तर पर भी क्या अमेरिका के सहयोगी बनेंगे। विनोद शर्मा जी, ब्रेक से पहले ये बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही थी कि क्या वाकई ऐसा माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बात पर मीरा शंकर जी का व्यू लेना चाहूंगी। हमारे साथ नई मेहमान जुड़ गई हैं जो कि अमेरिका में राजदूत रह चुकी हैं, भारत की जाना माना चेहरा हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, विनोद शर्मा जी ने एक बहुत अहम सवाल ये उठाया कि क्या वाकई ये ऐसे ही हो रहा है या हमने बैठकर ये तय किया है कि अब ये लीप लेने का वक्त आ गया है कि जैसे हम बहुत सालों तक सोवियत यूनियन के साथ देखे गए उनके एक सहयोगी के तौर पर अब अमेरिका के सबसे करीबी माने जाएंगे। क्या इसको लेकर एक सोच तैयार है? अभी देखना पड़ेगा। ये कहना थोड़ा मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर भी हो सकता है, क्योंकि चीन के साथ भी काफ़ी कोशिश रही है। नई सरकार जब आई तो सबसे पहले जो अतिथि आए वो चीन से ही आए, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई ब्राज़ील में, फिर वो यहाँ खुद आए हिंदुस्तान में, फिर प्रेसिडेंट पुतिन भी आए। तो इस तरीके से एक तरीके से ये कहा जाए कि भारत सब जो महाशक्ति हैं उनसे अपने रिश्ते बढ़ाना चाहता है और उनसे फिर ये देखना चाहता है कि हम जो अपनी राष्ट्रीय हित हैं और जो हम राष्ट्र के लिए चाहते हैं उसमें हमें किस हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन जो फिर चीन की नाराजगी की जो प्रतिक्रिया आई है कि ये पूरी जो बोनहोमी नजर आ रही है, ये प्यार मोहब्बत, ये सब काफी आर्टिफिशियल है, ये बहुत सतही है, वो इस बात से सहमत नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ जब हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनके साथ नजदीक जाने की कोशिश कर रही हैं, पर इस बीच क्या हम कुछ ताकतों को नाराज भी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन, ये उलझन था यूपीए सरकार के दौरान देखा गया और ये भी माना गया कि ये एक बड़ी वजह थी कि न्यूक्लियर डील पर मामला जो है वो उसकी परिणति तक, उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच पाया था। ये ऐसा है कि मतलब किसी देश का हमारी जो नीतियां हैं उस पे वीटो नहीं हो सकता। अगर आप चीन को खुद देखें तो पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते हैं और जो दक्षिण एशिया में चीन का व्यवहार रहा है वो ऐसा नहीं रहा है कि भारत की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए चल रहा है चीन, बिल्कुल नहीं। जो चीन के हित में है वो दक्षिण एशिया में करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, पर ये नहीं है कि भारत के साथ भी नहीं वो कुछ बनाना चाहता। आर्थिक तौर पे हमारे रिश्ते और बढ़ गए हैं चीन के साथ। तो भारत को भी ये देखना है कि जहां हमारे हित में कोई चीज है तो उसमें फिर हम ऐसा मतलब बैलेंस तो रखना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी और देश के डर से हम नीतियां बदलने या थोड़ा सा हिचकिचाएं आगे बढ़ने में। लेकिन जहां हमारे हित में आप किस तरह से देखती हैं? ये तो बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक जो भाषा है उससे भी कहीं बाहर जाकर ये बात कही गई है और खासकर जो उनकी सरकारी प्रेस है उसने ये बात कही है। अब चीन थोड़ा मतलब खुश नहीं है, पर हमारे जो रिश्ते हैं चीन से वो तो आर्थिक तौर पे बढ़ ही रहे हैं और राजनीतिक तौर पे भी काफी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई हैं। मीरा शंकर, तो ये है sorry, Meera Shankar, my question is this. Last night you were here, we were discussing this. The paragraph 4 of the joint statement. You must have gone through that. Does it? How does it sound to you? Because you know the use of the particular language. Vinod Sharma's contention is that there seems to be a paradigm shift in the way India is dealing with the United States. Would you agree with that? Well, we have to see if there is a paradigm shift. I would say that the moment of transformation
occurred with the India-US nuclear deal. Right. That was a moment of transformation. This may be a moment of transition. Let me put it like that. Because you have transitioned from a position where you were getting stuck on various issues on the nuclear deal and on many larger issues, and now you have managed to resolve those. So I wouldn't call this a moment of transformation, I would call it a moment of transition. But would you, and the moment of transformation was really with the actual deal. That was a bilateral issue. Yeah. As far as, but now we are talking of a larger global role for India, where we are seen as a natural, natural global partner of the US when it comes to Asia Pacific as well as the Indian Ocean. Do you think that this is a significant shift in India's policy, India's ideology actually? I would say that to the extent there is a convergence of interest, India will work with the United States in Asia and will also work with other countries. Now, if you look at it from our point of view, then it is to India's interest to have a balance in Asia, not to have an Asian, structure or framework for cooperation under the dominance of any particular country. In this case, the United States. United States or China. Or China. Let me put it like this. So having both players in Asia works to India's advantage. Professor Christopher Raj. Vinod, would you agree with her? No, I mean, she's put it differently than Ambassador Suri. I think that she's right. And I remember a speech which Ajit Doval made recently at one of the conferences that my newspaper organized, that we will make sure that our relationship with any one country isn't at the cost of another. Now, that is easier said than done. When you deal with civilizations and and countries with an institutional memory like the Chinese or the Iranians, and I think on both these issues, there seems to be a possibility where the Americans want to see us as a beachhead of their interests in this part of the world. Now, can India become a beachhead of their interests in this part of the world without inviting reaction? You see, China made the kind of quantum progress in becoming what it is today because they took a cautious decision for peace and tranquility on their borders. And I worry that some of the things that we are seeking to do with the Americans, the natural fallout of that would be tension on the borders rather than peace and tranquility. Do you agree with that? Well, we have to see. As I said, you can't really, start letting, worst case scenarios. I think without worst case scenario we can't move. But can I just risk assessment करना पड़ेगा, risk assessment करना पड़ेगा. लेकिन प्रोफेसर क्रिस्टोफर राज, सवाल यहाँ पर ये भी पैदा हो रहा है. यहाँ पर मीरा शंकर ये कह रही है कि ये जो है वो ट्रांजिशन का वक्त है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, यानी कि बीच के कहीं ना कहीं हम संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अभी आधिकारिक तौर पर हम ये मान लें कि हम जो नॉन अलाइनमेंट की जो हमारी पूरी थियोरी थी वो अब एक पास हो चुका है. ये दो बात कहना चाहता हूं. एक तो जो विनोद साहब ने कहा कि हमारी पैराडाइम शिफ्ट हो गई. इंटरनेशनल थियरीज तो क्वाइट क्लियर है, कहती है हीजुमन ऑलवेज प्रिफर्स बायलैटरल रिलेशंस एंड कंट्रीज लाइक इंडिया ग्रोइंग पावर ऑलवेज प्रिपेयर मल्टीलैटरल रिलेशंस. सो ये हमारे सामने है. Hegemon like United States is bound to make us as a bilateral relationship and emerging as a partner for them in various regions. दूसरी बात ये जो विनोद साहब ने कहा उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि चाइना ने अपनी बॉर्डर प्रॉब्लम विद रशिया, उर्सी रिवर कॉन्फ्लिक्ट सब सॉल्व कर ली थी. पर जब सोवियत यूनियन ने 1960 जो निक्सन के मेमोइर्स में है जिसमें जिक्र किया है कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका से पूछा वी वुड लाइक टू वाइप ऑफ द चाइनीज नेशन न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमने उसको रुकावट कर दी. सो द चाइनीज रियली बेनिफिटेड इन वेरियस वेज एंड आई स्ट्रांगली बिलीव that our closing with the coming together with the United States has its own
political dividends. So obviously the Chinese had benefited. India is going to benefit, as Ambassador Meera had mentioned. लेकिन विनोद शर्मा ये कह रहे हैं कि उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगा, उसको भी हमें असेस कर लेना चाहिए. हमने कहा, एक बार कहा ना आपसे, डोमेस्टिकली रिएक्शन है, बट द पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट पार्टी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. I'm sorry, maybe I was not able to put it properly. The point I'm trying to make is, look, much of the improvement in Sino-American relationships has been driven by the corporate interests within America, because they found the market in China a very, very attractive destination. They're coming with the same motivation to India. They're not coming out of altruism, out of turning us into a big power. They're coming here to keep their economy afloat, to retain their superpower status. And today they lack money to be world policemen themselves. And many of the surrogates that they propped across the globe in the past have lost credibility because of their own actions. Now, what I am trying to say is that China could be in a position to force a choice to the American big business in key areas of investment. Because their economy, even if it grows, and there has been a lot of propagation, their economy is slowing down, the consumption of electricity has come down, this is a pointer their economy is slowing down. But even if their economy grows at 3 points or 4 points lesser than us, their actual growth is going to be... Their investment is on export economy. Chinese export economy. We are not export economy. Because Make in India is what? No, that is what has been... Let us get Meera Shankar in on. See, if you take a look at how China benefited from the opening to the United States, it was by tilting in the USSR, China triangular relationship. So two sides of the triangle, created the tilt, putting pressure on the Soviet Union. And the benefits that China derived from this, in a sense, strategic tilt was economic, and was in terms of recognition of its great power status and the fact that investment began to flow into China. But it wasn't so much the Chinese market initially, it was the access to Western markets for China, because China's growth was essentially export-led. Absolutely. And the initial investment came from neighboring countries, Hong Kong and Taiwan, which had become more expensive, and their export manufacturing base for the United States were shifted to China, and the exports began to flow to the US. Yes, the United States and China have a very close intermeshing of economic interests. So today when we see them as competitors, they are also collaborators. But do you see a parallel to the situation what is happening in India? बात है कि 10 मिनट हमारे डिस्कशन में फिलहाल बचे हैं और दूसरे मुद्दे भी जो हैं वो Do you see a parallel to that what happened between US and America, US and China at that time with what is happening in India and US now? Every country will seek to derive benefit in terms of its geopolitical choices, and that's what perhaps we are trying to do. It doesn't mean that on Iran we will see eye to eye. We will continue to have differences on some issues. कि फॉरेन पॉलिसी में किसी तरह की तब्दीली की उम्मीद हम नहीं करें, हालांकि प्रभावित होगी फॉरेन पॉलिसी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता. प्रोफेसर क्रिस्टोफर राज, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा बैठे हुए थे वहां पर झांकियां देख रहे थे, परेड का जायजा ले रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देखा तमाम तरह के हथियार जो हैं हमारे रक्षा के हथियार वो गुजर रहे थे वहां से, तमाम इक्विपमेंट्स, और उनमें से ज्यादातर बेशतर जो हैं वो रूस के बने हुए थे. तो क्या उनके दिल में ख्याल आया होगा इसको देखकर? खासकर इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह की डिफेंस डील्स का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या उनमें किस तरह की प्रोग्रेस, किस तरह की प्रगति देखी जा सकती है इस दौरे के बाद? हम इसको दो दृष्टिकोण से देखेंगे. एक तो प्रेसिडेंट ने देखा होगा हमारे T-90 टैंक्स जो रशियन मेक है वो जा रही है. इंडिया ने T-70, जैसे हम हंस के कल बात कर रहे थे, वो नहीं हो रहा. लेटेस्ट रशियन एक्वायर T-90 जो आवड़ी में बन रही है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गई है. देखिए, एक तो है इतनी हमारी रशियन कोऑपरेशन है, सुकाई जो एंड में फ्लाई हुई है, सुकाई 30, MiG-21 फ्लाई, इसमें तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो सोवियत यूनियन से है.
अब देखिए दूसरी जो उसकी सुकाई के साथ हम देख रहे थे C-70 भी फ्लाई हो रही, C-130 भी फ्लाई हो रही है ट्रांसपोर्ट, वो तो ऑफ द शेल्फ अक्वायरिंग है। सो उनके मन में आ सकता है कि इतना बड़ा सेल हो गया है, ये ऑफ द शेल्फ से बेनिफिशियल से ज्यादा अगर थोड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोऑपरेशन जिसकी जिक्र जॉइंट स्टेट में है, को प्रोडक्शन हो सकती है, शुरू हो सकती है। देखिए जिक्र ये भी किया कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की बेस उतनी ताकत नहीं है। हम सोचते हैं अगर सोवियत यूनियन के साथ हम आजकल डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, सोवियत टेक्नोलॉजी कम है, फिर भी उतनी कम नहीं है कि कम्पिटेंट नहीं है। लेकिन प्रोफेसर आज सवाल ये भी उठता है कि जब हम बनाने की बात करते हैं तब भी कहीं ना कहीं जो असेंबलिंग है सिर्फ वही बच जाता है, जो पार्ट्स हैं वो भी हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद ये भी अपने आप में एक एलिस्ट बात कही जाएगी कि वाकई हम बना भी रहे हैं या नहीं, असेंबलिंग को शायद हम बनाना कह रहे हैं अगर टेक्निकली देखा जाए। पहला स्टेप तो असेंबली होता है, पार्ट्स आती हैं, जैसे कारों का हो रहा है, देखिए मर्सिडीज बेंज तो ऐसे ही हो रही है इधर, और देखिए ऑडी बन रही है, वो पार्ट आके इधर असेंबली हो रही है। यही होगा, पहले तो वही होगा, उसके बाद आगे बात जाएगी। अगर हम असेंबली ठीक कर सकते हैं आपने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि काफी हद तक जो कारोबारी रिश्ते हैं वो दरअसल राजनीति को डिफाइन करते हैं, और जाहिर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। क्या ये डिफेंस डील्स की बात हो रही है, खासकर अगर डिफेंस पे देखिए, दूसरी न्यूक्लियर की जरूरतें हैं वो सब अगर रखें हम, तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे जिस तरह से रूस से हमारे जो रक्षा सौदे रहे हैं, जो रक्षा से जुड़े रिश्ते रहे हैं, वो भी धीरे धीरे रिप्लेस होंगे अमेरिका के जरिए? रूस से हमारे रिश्ते बहुत सालों से हैं और रिलायबल हैं। अमेरिका से अभी शुरुआत है इस स्फीयर में, तो शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि किस हद तक हम जाएंगे, किस हद तक सफल होंगे। ये जरूर है कि अमेरिका से हमने हथियार खरीदना शुरू किया, और पिछले साल सबसे ज्यादा हथियार हमने अमेरिका से लिए। पर ये हथियार जो थे, ये थे ट्रांसपोर्ट के, ये थे लॉजिस्टिक्स के ज्यादातर, कुछ सर्वेलेंस के। कॉम्बैट इक्विपमेंट तो इतना नहीं लिया है अभी अमेरिका से, और अमेरिका हमेशा पहले टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाता था, तो ये भी एक रुकावट थी। अब जो है नया जो सिलसिला है, Shankar, there are four defense deals which is being talked about. Two co-production they're talking about. And there is also a criticism already that all these four defense deals which are being talked about, which apparently has been agreed upon, are not that kind of cutting edge technology which we expect to get from them. Well, we don't yet make jet engines in India. So one of the areas is to look at a jet engine. The second is to look at, aircraft carrier, upgraded aircraft carrier technology, and mini or miniature UAVs, surveillance equipment, which is actually very important for the border areas. But at the moment, this is really exploring. You are going to have working groups set up which are going to look into how this will go forward. So we have to see to what extent it fructifies. Because in the past we've had one major project with the US, which was the Light Combat Aircraft project, where we were working with them on developing technologies, and then we had our nuclear tests, and the entire project was put into cold storage, and in fact we then had to begin on we our had to own. do it ourselves. We had to do it ourselves. Yeah, you see, may I tell you experience of supercomputer. You see, we were denied these defense deals which have been struck, because a lot of things are being. I just want to point out that in relative terms, we can make choices in terms of technology, that maybe Americans offer better technology than the Russians. But in relative terms, the Russians have offered India, traditionally and historically, terms which are way more acceptable to India. They have been more generous in technology transfer. Why are we forgetting about the BrahMos missile, which is named after two rivers, one in Moscow and the other the Brahmaputra? So I think that, you see, to totally disentangle from dependence on one country or cooperation in defense matters with one country and putting everything in other basket is not going to be
any sense of great discretion. But I think that I only hope, you see, the Americans, because they control the international information order, and this has been a problem since the days of the Cold War. You know, when the Russians were forever losing out to the Americans, both in terms of popular perception across the globe, because of the control on information highways and international order. China is trying to tinker them on that. Chinese defiance, Chinese, banning Google, because they want to set up their own information highways. They want to set up their own Bretton Woods institutions, which have been the creation of the Americans and which have been used by the Americans to subjugate countries across the world. I mean, I remember the current president was then an external affairs minister, and in Bandung there was a conference on NPT for renewal of NPT, and there was a huge issue that whether it will happen or not, whether Americans will have their way or not. And you know, finally, I mean, I met delegates there, and they said, look, one call from the US president, and they will, barter it for rescheduling of the debt repayment, and so many other things. Now, may I say one thing? 1 second. That we, as an emerging economy, we, first of all, let us not have, a self-image which is disproportionate. Let us not have that. नहीं, आपने क्वालिटी की बात की, आपने कहा कि ज्यादा एक्सेप्टेबल है हमें, लेकिन रशिया आपको, लेकिन मेघ और सुखोई विमान है, रशिया आपको क्रेडिट पे देता था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी को लेके बहुत बार सवाल उठे हैं। कितनी बार जो है मेघ और सुखोई विमान जिस तरह से गिरे हैं, और कई बार ये चर्चा भी हुई है कि क्या वाकई ये सही है। देखिए, वो टेक्नोलॉजी जब आपके पास आई है, तो आपके जो साधन जिनके लिए आप मंगवा रहे हैं, उन्होंने उसको टेस्ट करके यस किया, वो ऐसे तो नहीं थोप दी गई। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी, I think there is one important thing. We have a few minutes left. As far as the Pakistan is concerned, the joint statement mentions a few organizations, including the D Company, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Haqqani Network. How do you look at this? Haqqani Network, there shouldn't be a problem, because the Americans, the Pakistanis are themselves, for it. There should not be any. There should be a problem with D Company, because Dawood Ibrahim and his infrastructure and the whatever international networking that he has done has had the support of the ISI, their intelligence organizations, and the intelligence organizations do not give up on their assets very easily. So it's going to be a difficult task. Okay. But Jamaat, NET is a political issue in Pakistan, and I do not know how it will be done. Okay, Meera Shankar, by naming these organizations in the joint statement, it is said that US is now backing India, and this should send a very strong signal to Pakistan. Will it be sent a strong their word has been used. We should disrupt. I think all these groups are on the UN terrorist list itself, and actually banned by the UN. So all countries in the world are supposed to freeze their assets, put travel bans on their members, and so on. So naming them when they are already named in the UN terrorist list is not something which should be seen as a departure, but including it in a joint statement with India is significant for India, because it shows, our criticism has been that there's been a tendency to look at terrorist networks which affect the US while basically turning somewhat of a benign eye towards terrorist networks which don't target them, which target other countries like India. So I think from India's point of view, the fact that they have included terrorist networks which are of concern to India, such as the LET and the Jaish-e-Mohammed, and the interesting thing is that, the Haqqani network, of course, is very much supported by the ISI, and they were resisting taking action against the Haqqani network. But it's not just against India. LET operatives have been found in Afghanistan, and there is kind of a very close nexus between these groups. So segregating the groups in a sense, as Pakistan or other countries have tended to do, actually impairs the ability to fight the networks or terrorist groups themselves. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए, विनोद शर्मा जी और प्रोफेसर क्रिस्टोफर राज। तो फिलहाल मेरे और गिरीश के साथ अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।